वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे जापानीज़ इंसेफेलिटिस के बारे में। तो जापानीज़ इंसेफेलिटिस क्या होता है? जापानीज़ इंसेफेलिटिस जो होती है हमारी एक वायरल डिसीज़ है, जो कि हमारी किससे होती है? जापानीज़ इंसेफेलिटिस वायरस से होती है। ठीक है, ये क्या है? एक वायरल डिसीज़ है जो कि जापानीज़ इंसेफेलिटिस वायरस से होती है। जो इसकी फैमिली है वो फ्लेविविरिडी इसकी फैमिली है, और इसका जीनस जो है फ्लैवी वायरस जो है इसका जीनस है। जो इसकी शेप होती है वो स्फेरिकल शेप का ये होता है। और जो इसकी अफेक्ट है, ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्शन करने के बाद उसकी इन्फ्लामेशन कर देता है, हाइपोथैलेमस तक चला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर ये जो है चला जाता है। अब इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसे होता है? ट्रांसमिशन करने के लिए इसमें 3 होस्ट होते हैं। एक रिजर्वोयर होस्ट होता है इसके पास, एक हमारे पास एम्पलीफायर होस्ट होता है, एंड थर्ड वन इज़ द इंसिडेंटल होस्ट। ठीक है, तो रिजर्वोयर होस्ट होता है हमारे पास, और एम्पलीफायर होस्ट होता है, इंसिडेंटल होस्ट होता है। और इनके बीच में जो है वेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो कि होस्ट की तरह एक्ट नहीं करता, सिर्फ ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमारा वेक्टर को, मतलब सॉरी वेक्टर कह रही, जो वायरस होता है उसको ट्रांसमिट करता है एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट में। ठीक है, जैसे कि हमारा रिजर्वोयर होस्ट से एम्पलीफायर होस्ट में, फिर एम्पलीफायर होस्ट से इंसिडेंटल होस्ट में। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? एक मॉस्किटो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूलेक्स कहते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू होता है। और क्यूलेक्स में भी कौन सा मॉस्किटो? क्यूलेक्स ट्राई टैनी राइनिकस जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो जापानीज़ इंसेफेलिटिस है एक वायरल डिसीज़ है, और ये जो होती है जापानीज़ इंसेफेलिटिस वायरस से होती है। जो इसकी फैमिली होती है वो फ्लेविविरिडी है, जीनस इसका फ्लेवी वायरस है, शेप इसकी स्फेरिकल शेप होती है, और ये अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाय द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। और ये जो होता है ट्रांसमिट होता है बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो से, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू फ्रॉम द हमारे रिजर्वोयर होस्ट से हमारी एम्पलीफायर होस्ट में, एम्पलीफायर होस्ट है हमारे इंसिडेंटल होस्ट में। और यहाँ पे जो हमारा यूज़ हो रहा है बीच में वेक्टर, वो हमारा क्यूलेक्स ट्राई टैनी रैंकस जो है हमारा जो है यूज़ हो रहा है हमारा जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर हमारा रिजर्वोयर होस्ट है वो क्या है? हमारी वेडिंग बर्ड्स। जो वेडिंग बर्ड्स होती हैं वो रिजर्वोयर होस्ट है, जिसके अंदर जो वायरस होता है वो प्रेजेंट होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ प्रेजेंट होता है रिजर्वोयर होस्ट के अंदर। वेक्टर आया, मतलब जैसे कि हमारे पास ये हमारी बर्ड थी। ठीक है, बर्ड थी हमारी, बर्ड के अंदर ये वायरस बैठा हुआ है। अब हमारे पास क्या है? मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो ने बाइट करके तो इसने क्या किया? मॉस्किटो ने बाइट किया और इसने ये वायरस जो था वो ले लिया। ये जापानीज़ इंसेफेलिटिस का वायरस था, और ये उड़ता उड़ता गया और इसने हमारी एम्पलीफायर होस्ट के ऊपर जाकर क्या किया? ये जाकर एम्पलीफायर होस्ट को इसने बाइट किया। एम्पलीफायर होस्ट यहाँ पर कौन से हैं? लाइक पिग जो है यहाँ पे एक एम्पलीफायर होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, पिग जो होता है एम्पलीफायर होस्ट की तरह काम करता है, जहाँ पर जो ये वायरस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ये मल्टीप्लिकेशन शो करता है, इसलिए इसको हम एम्पलीफायर होस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे एक्सटेंसिवली क्या शो होती है? मल्टीप्लिकेशन शो होती है, और हमारी ये जो होती है मल्टीप्लिकेशन शो होती है, और हमारे जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद ये अब आया एम्पलीफिकेशन किस में होगी? पिग के अंदर एम्पलीफिकेशन होगी। अब जो है हमारी फिर से क्यूलेक्स मॉस्किटो आया, उसने पिग को बाइट किया और वो चला गया ह्यूमन के पास। ठीक है, तो ह्यूमन के पास वो गया और उसने जाकर ह्यूमन को बाइट कर लिया। अब ह्यूमन को बाइट कर लिया तो ह्यूमन क्या है? इंसिडेंटल होस्ट है। इंसिडेंटल होस्ट है मतलब ह्यूमन के अंदर क्या होगी? इन्फेक्शन हो जाएगी ऑफ द जापानीज़ एन्सेफेलिटिस वायरस की। तो ये हमारा क्या है? ये देखो, बर्ड से मॉस्किटो में गया, मॉस्किटो से पिग में, फिर पिग से फिर मॉस्किटो में, फिर ह्यूमन में। ठीक है, इस तरीके से ही यहाँ पर वेक्टर मॉस्किटो काम आता है। होस्ट यहाँ पे जो होते हैं, पहले हमारी बर्ड होती है एज अ होस्ट, फिर बर्ड एज अ होस्ट होती है, फिर वहाँ से वेक्टर ने लिया, वेक्टर से हमारा पिग में गया, पिग ने फिर लिया, फिर होस्ट, फिर किस में गया? हमारा फिर ह्यूमन में चला गया, जहाँ पर इसने डिसीज़ कोज कर दी, और एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? डेथ इसका एंड रिजल्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 5 to 16 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जो हमारा हमने रेबीज वायरस में पढ़ा था, रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 वीक से लेके 1 मंथ तक का, या फिर 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ऑफ द रेबीज वायरस का। ठीक है, और इसके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? 5 to
15 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो मतलब जैसे ही बाइट किया मॉस्किटो तो बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़ जो है ट्रांसमिट होएगी। तो हमारे पास कैसे इसकी पैथोजेनेसिस होती है, कैसे ये डिसीज़ ट्रांसमिट होती है। जैसे ही क्यूलेक्स मॉस्किटो आया, उसने ह्यूमन को बाइट किया, तो ह्यूमन को बाइट करने के बाद उसने जो उसके रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल थे उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर बाइट किया और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से हमारे जो वायरस था वो एंटर कर गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो जाकर वायरोन जो था वो कुछ पहले तो स्टेशनरी स्टेट में गया एंड देन फिर वो जाकर सीएनएस के अंदर चला गया, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इन्वेड करने लगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इन्वेड किया तो वो क्या करेगा, न्यूरॉन्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को या न्यूरोग्लियल सेल्स को, ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स को ये क्या करेगा, और जिसको हम न्यूरो पेरेन्काइमा सेल भी कहते हैं, उनको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो थी कैपिलरी वॉल्स हैं यहाँ पर, इन कैपिलरी वॉल्स के थ्रू ये न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर जाएगा और न्यूरोग्लियल सेल्स को जाकर अफेक्ट करेगा और ये फिर ट्रांसमिट हो जाएगा हाइपोथैलेमस में, फिर उसके बाद हमारा पूरा मेडुला ओब्लोंगेटा में और हमारा पूरा ब्रेन को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा ये। ठीक है, तो उसके बाद ये पैथोजेनेसिस थी इसकी। उसके बाद ये जो वायरस था, ये जो है वायरस जो है एंटर करेगा फिर किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर, और वहाँ पर भी न्यूरॉन सिक्रीटरी सेल और वहाँ पर जाकर मैच्योर होगा और वहाँ पर जाकर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और फिर ये जो होता है एस्ट्रोसाइट्स को भी इन्फेक्ट करता है। अब एस्ट्रोसाइट कैसे एक्ट करते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। अब एस्ट्रोसाइट इन्फेक्ट हो गए तो ये एंटर किस में कर जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू। पहले तो ये पेरिफेरल टिश्यू पे ही प्रेजेंट था, मतलब न्यूरॉन्स के पेरिफेरल टिश्यू पे प्रेजेंट था और न्यूरॉन्स के अंदर डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था न्यूरॉन्स के अंदर मस्त बैठ के, और न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल्स बना रहा था, सिस्टम को डैमेज कर रहा था, वहाँ पर मैच्योर हो रहा था और न्यूरोग्लियल सेल को अफेक्ट कर रहा था, मेडुला ओब्लोंगेटा को, हाइपोथैलेमस को, और किसको इन्फेक्ट कर रहा था, और हाइपोकैम्पस को इन्फेक्ट कर रहा था। बट सून आफ्टर जब इसने एस्ट्रोसाइट को भी डैमेज करा तो ब्लड ब्रेन बैरियर टूट गया और ये पेरिफेरल टिश्यू से हमारे सेरेब्रोस्पाइनल टिश्यू के अंदर जो था एंटर कर गया और हमारा सेरेब्रोस्पाइनल टिश्यूज़ को इसने डैमेज कर दिया। अब जो हमारा जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस है वो दो तरीके से क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। एक तो डायरेक्ट जो तरीका होता है, मतलब डायरेक्ट जापानीज़ न्यूरल जो है न्यूरल किलिंग से, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट न्यूरल किलिंग करता है वो। ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल किलिंग और इनडायरेक्ट न्यूरल किलिंग, मतलब हमारा जो जापानीज़ वायरस है, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस है जो हमारा, वो इन्फेक्ट करता है किसको, न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है, और न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है तो न्यूरॉन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो न्यूरॉन की क्या होगी, डेथ होगी जब न्यूरॉन को इफेक्ट किया इसने। तो अब न्यूरॉन की जब डेथ होती है तो वो दो तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है न्यूरॉन को, एक तो डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट में कैसे किया उसने कि न्यूरॉन्स जैसे ही अफेक्ट हुई तो वो मल्टीप्लाई होने लग गया न्यूरॉन्स के अंदर, और मल्टीप्लिकेशन करके उसने माइक्रोग्लियल सेल को, एस्ट्रोसाइट्स को, इन सब को डैमेज किया, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कोज हुई, जाके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर कर गया और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या होने लगी, इन्फेक्शन होने लगी। इन्फेक्शन होने लगी तो साइटोकाइनिन्स बढ़ गए, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज बढ़ गई, और रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज साइटोकाइनिन्स बढ़ने की वजह से क्या होगी, न्यूरॉन की डेथ हो गई। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, और उसके बाद या फिर इनडायरेक्ट न्यूरल किलिंग भी हमारी हो सकती है इसमें। अब जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसकी क्या क्या स्टेजेस आएंगी, हम क्या क्या स्टेजेस हमें क्लिनिकली मैनिफेस्ट होंगी, क्या क्या हमें क्लिनिकली दिखेंगी। तो हमारी एक होती है प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज, और एक होती है हमारी एक्यूट एन्सेफेलिटिक फेज, और हमारी लेट कन्विल्सेंट फेज। ठीक है, तो एक्यूट इंसेफेलिटिक फेज, लेट कन्विल्सेंट फेज और द प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, अब प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या होता है, इनिशियली जब हमारी इन्फेक्शन हुई है, मतलब हमारा इंक्यूबेशन हुआ है 1 से 6 डे तक। ठीक है, पहले 6 दिन क्या होगा, तो हमारा कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते इतना, जब माइल्ड सा हेडेक होता है, ठीक है, फीवर होते हैं, और हमारा वॉमिटिंग होता है, एनोक्सिया होती है, ठीक है,
कि एनोक्सिया का मतलब क्या होता है कि फियर ऑफ वेट गेन, कि हम मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है। मलेशिया होता है, यही कुछ फीवर है प्रोड्रोमल फेज की जो कि पहले 6 दिन होते हैं, मतलब वॉमिटिंग लगती है, ठीक है। एनोक्सिया होता है फियर ऑफ वेट गेन, पेन होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, मलेशिया होता है, ज़्यादा कोई इतने सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। बट एक्यूट इंसेफेलिटिक फेज जो होता है 5 से 13 दिन तक जो हमारा चलता है वो हमारा क्या होता है, हमारा इंसेफेलिटिक फेज होता है। 7 to 13 डे तक हमारा कौन सा चलता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा एक्यूट इंसेफेलिटिक फेज का। तो इसमें क्या होता है, फोटोफोबिया होने लग जाता है और स्पीच इम्पेयरमेंट होने लग जाता है, मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है और कोज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, ठीक है। मेनिंजिज्म जो होता है हो जाता है, ठीक है। तो फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब लाइट से डर लगने लगता है। और रेबीज में क्या होता है, एरोफोबिया और हाइड्रोफोबिया होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्यूट इंसेफेलिटिक फेज के अंदर हाइड्रोफोबिया होने लग जाता है, ठीक है। फोटोफोबिया होने लग जाता है। एक्साइटेबिलिटी होती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होएगी। अब ये जो होते हैं ब्रेन है, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। अब मेनिंजिज्म हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है इन मेनिंजिस के अंदर, मतलब जो हमारी कवर कर रही हैं किसको, ब्रेन को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इम्पेयरमेंट इन द स्पीच, मतलब हम स्पीकिंग जो होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती और स्टिफ नेक हो जाती है। उसके बाद लेट कन्वेसेंट फेस, इसमें 14 और 15 डे पे मतलब इंसान जो होता है वो कोमा में चला जाता है, एपिलेप्सिया हो जाते हैं और एपिलेप्सिया हो जाता है और मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती है। पर्सन जो है वो पागल हो जाता है, मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती है, कोमा में चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली इंजर्ड हो जाता है और हमारा क्या होता है, एपिलेप्सिया हो जाता है। एपिलेप्सिया मतलब ब्रेन डिसऑर्डर होती है डेट कॉज द रिकरिंग अनब्रॉक्ड सीजर, मतलब हमारे जो पर्सन है उनके को क्या होते हैं, अनब्रॉक्ड सीजर्स होते हैं। एपिलेप्सिया होता है दैट इज़ द अनब्रॉक्ड सीजर और मेंटल इम्पेयरमेंट होता है एंड दैट द और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज होता है और 14 to 15 डे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और सिम्टम्स इसके क्या है, फोटोफोबिया इसका सिम्टम है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी इसका सिम्टम है, स्पीच का इम्पेयरमेंट इसका सिम्टम है और जो होती है मेनिंजिज्म इसका सिम्टम है, स्टिफ नेक इसका सिम्टम है। और उसके बाद लेट कन्वेल्सेंट फेस जो होता है 14-15 डे पे होता है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है और हमारी एपिलेप्सिया होता है। डेट इज़ द एपिलेप्सिया क्या होता है हमारे पास कि ब्रेन जो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें सीजर्स होते हैं पर्सन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इंजर्ड हो जाता है। अब हमने पढ़ लिया कि जापानीज इंसेफेलिटिस होता क्या है। जापानीज इंसेफेलिटिस एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। किससे होते हैं, जापानीज इंसेफेलिटिस वायरस होते हैं जिसकी फैमिली फ्लेविविरिडी है और जीनस फ्लेविवायरस है। शेप इसकी स्फेरिकल है, अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाय द इन्फ्लामेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने पढ़ लिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से, क्यूलेक्स ट्राई टेनी रेनकस जो वो है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो है उससे इसका ट्रांसमिशन होता है। होस्ट कौन कौन है इसके, रिजर्वोयर होस्ट है, एम्पलीफायर होस्ट है, इंसिडेंटल होस्ट है। रिजर्वोयर होस्ट इज़ द बर्ड एंड द एम्पलीफायर होस्ट इज़ द पिग जहाँ पे एक्सपोनेंशियली वायरस ग्रो हो रहा है और इंसिडेंटल होस्ट इज ह्यूमन जहाँ पे हमारे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, वो इंसिडेंटल होस्ट हो गया। जैसे ही वो आया और उसने बाइट किया क्यूलेक्स मॉस्किटो ने ह्यूमन को, तो वो रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर चला गया हमारा वायरस और वहाँ से वो ब्लड के अंदर गया, ब्लड से वो कहाँ गया, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसने न्यूरोग्लियल सेल्स को जाकर अफेक्ट किया और वहाँ पर उसकी कैपिलरीज पे जाकर अटैक किया और किसमें हमारा ट्रांसमिट होने स्टार्ट हो गया, हाइपोथैलेमस में, हमारे ब्रेन में, पूरे कंप्लीट ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, हिप्पोकैम्पस में और हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा में। देन आफ्टर क्या हुआ हमारी, जिसको हमने एंडोसाइटोसिस भी कह दिया, एंड देन आफ्टर हमारे क्या होएगा, ये हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा, न्यूरॉन्स में जाकर मैच्योर होगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। फिर देन ये एस्ट्रोसाइट्स को भी इन्फेक्ट कर देगा। एस्ट्रोसाइट में इन्फेक्शन करने के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक हो जाएगा और ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक हो गया तो ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाएगा और वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर देगा, ठीक है। तो ये दो टाइप का था हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या था कि न्यूरॉन और न्यूरॉन्स को और जो है एस्ट्रोसाइट सेल को डैमेज कर रहा था, तो हमारी इन्फ्लामेशन हो रही थी ब्रेन के अंदर और इन्फ्लामेशन होने की वजह से साइटोकाइनिन हमारे और जो थे रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज इंक्रीज हो रहे थे और हमारी न्यूरल डेथ हो रही थी, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने पढ़ी, प्रोड्रोमल स्टेज और एक्यूट
इंसेफेलिटिक फेस एंड देन हमारा लेट कन्विसेंट फेस, ठीक है। जो हमारे पास प्रोड्रोमल फेस है 1 से 6 दिन का होता है, हेडेक होता है, उसके अंदर फीवर होता है और मलेशिया होता है, और क्या क्या होता है, हमारी मलेशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एनोक्सिया होता है, मतलब फियर ऑफ वेट गेनिंग। एक्यूट इंसेफेलिटिक फेस किस कब से कब होता है, 7 to 13 डेज तक हमारा एक्यूट इंसेफेलिटिक फेस होता है, जिसमें फोटोफोबिया होता है, मेनिंजिज्म होता है, ठीक है, और स्टिफ नेक हो जाती है, और स्टिफ नेक के बाद हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है एंड द स्पीच इंपेयरमेंट होती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड द स्पीच इंपेयरमेंट होती है। उसके बाद लेट कन्विसेंट फेस में क्या होता है, 14 to 15 डे पे हमारा क्या होता है, लेट कन्विसेंट फेस होता है हमारा, जिसमें मेंटल जो होती है इम्पेयरमेंट हो जाती है, मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती है, और एपिलेप्सिया हो जाता है। मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती है, एपिलेप्सिया हो जाता है। एपिलेप्सिया का मतलब क्या होता है कि हमारा अनब्रोकन सीजर्स होते हैं। अनब्रोकन सीजर के बाद हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था जापानीज इंसेफेलिटिस क्या होता है। और अब जापानीज इंसेफेलिटिस जो वायरस होता है वो कैसा दिखता है, हमने ये पढ़ना है। तो जापानीज इंसेफेलिटिस वायरस के बारे में हमने पढ़ा क्या था भाई, कि वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। जापानीज इंसेफेलिटिस वायरस जो होता है हमारा कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल होता है और 50 नैनोमीटर का होता है। जो रेबिस वायरस होता है ना, वो हमारा 180 नैनोमीटर से लेके उसकी लेंथ होती है, और उसका डायमीटर जो होता है वो 75 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो था, ये हमारा हम ये थोड़ा हमारा रेबिस का जो था लेंथ था, और वो जो होती है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 नैनोमीटर का है, ठीक है। 50 नैनोमीटर का इसका डायमीटर है ऑफ द जापानीज इंसेफेलिटिस वायरस। और ये कैसा है हमारा, शेप में स्फेरिकल शेप है। अब ये एनवेलप्ड है, ठीक है। एनवेलप कौन सा है इसमें, लाइपोप्रोटीन का, ठीक है, लिपोप्रोटीन का इसमें एनवेलप प्रेजेंट है। और उसके अंदर जो रेबिस जो वायरस होता है उसके अंदर हमारा नेगेटिवली स्ट्रैंड हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली स्ट्रैंड हमारा जो होता है डीएनए इज़ प्रेजेंट, ठीक है। पॉजिटिवली स्ट्रैंड डीएनए इज़ प्रेजेंट, और रेबिस के अंदर हम पढ़ते हैं जब, तो वो नेगेटिवली स्ट्रैंड डीएनए इज़ प्रेजेंट होता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि ये एक नेगेटिवली स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। उसके पास हमारे पास कुछ वायरस एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वायरस एसोसिएटेड प्रोटीन जो है बाहर से आउटर साइड से कवर्ड होते हैं हमारे प्रोटीन की एक कैप्सूल से, और प्रोटीन का कैप्सूल से फिर वो लिपिड के एक कैप्सूल से कवर्ड होते हैं। अब जो लिपिड का और प्रोटीन का कैप्सूल है उसको हमने टुगेदर लिपोप्रोटीन कह दिया। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से, जैसे कि हमारा ये सेल है एक, ठीक है, इन सेल के ऊपर ये प्रोटीन है, और इन प्रोटीन्स के ऊपर आकर ये स्पाइक प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वायरस जो है सेल के अंदर एंटर कर देगा, ठीक है। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स है, लिपिड एनवेलप है, और प्रोटीन का एनवेलप है, आरएनए है, आरएनए के साथ वायरस एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अगर हमने ये आरएनए लिया, हमने क्या किया, ये वायरस का आरएनए इसको हमने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल के हमने देखा इसके पास क्या है, एक ओपन रीडिंग फ्रेम है और 2 यूटीआरस है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हम जिसको कहते हैं। जो ओपन रीडिंग फ्रेम है उसके पास 2 कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट है, एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट है। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंपोनेंट है उसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन बनते हैं, सी, PRM एंड E। और इसके अंदर कितने बनते हैं, NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B एंड NS5, ठीक है। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, और हमारे जो होते हैं हमारे ये जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, इनका फंक्शंस अब क्या क्या हैं। जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, आरएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जो NS3 होता है वो किस में हेल्प करता है, आरएनए हेलिकेज की तरह एक्ट करता है। और जो हमारा जो NS5 होता है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की तरह एक्ट करता है। अब आरएनए पे डिपेंड होकर आरएनए की ही पॉलीमराइजेशन करेगा, मतलब क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन करवा रहा है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं हमारे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और वायरस की असेंबली करने में, वायरल की प्रोटीन की असेंबली करने में इंक्लूड होते हैं। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, सी प्रोटीन, एम प्रोटीन और ई प्रोटीन जो हमारा बनना है, ठीक है।
तो ठीक है, CME जो है हमारा वो बनना है। तो वो क्या होता है हमारा, सबसे पहले सबसे अंदर हमारे पास क्या होता है, वायरल का प्रोटीन होता है, वायरस का RNA होता है। ठीक है, तो वायरस का RNA हमारा C प्रोटीन से बनता है जो कि हाईली बेसिक होता है। ठीक है, ये जो होता है हाईली बेसिक होता है और हमारा क्या बनाता है, हमारा RNP बनाता है। RNP मतलब RNA बट इंक्लूड द एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी यही बना रहा है। ठीक है, तो RNP बना रहा है जो कि पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, किसकी, हमारे RNA मॉलिक्यूल की पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो C प्रोटीन का ये काम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज़ द M प्रोटीन। M प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये मैचुरेशन में हेल्प करता है वायरस की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैचुरेशन में हेल्प करता है वायरस की, तो हमारा वायरस को क्या बनाता है, इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैचुरेशन में करता है। अब वायरस पहले जो था वो इन्फेक्टेड नहीं था, जब ये जो है हमारा M प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, ये जो मैचुरेशन ऑफ वायरस है वो हमारा इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा E प्रोटीन आता है। जो E प्रोटीन होता है हम और हमारा वो क्या होता है, एंकर्ड प्रोटीन होता है, एंकर्ड सरफेस प्रोटीन होता है। जैसे कि हमने पढ़े थे कि सरफेस प्रोटीन होते हैं, सरफेस प्रोटीन जिसकी वजह से वो जाकर सेल के ऊपर एंकर कर जाता है, वायरस जो होता है जाकर सेल के ऊपर एंकर कर जाता है थ्रू दीज एंकर प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, तो एंकर प्रोटीन्स कौन बनाता है, E प्रोटीन जो होता है वो हमारे एंकर प्रोटीन बनाते हैं जो कि हेल्प करता है वायरस को एसोसिएट करने में विद द सेल के साथ, और जो है मीडिएट करता है सेल वायरस मेम्ब्रेन फ्यूजन। और जैसे ही इसके साथ एसोसिएट करेगा तो ये जो सेल है और ये जो वायरस है ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एसोसिएट कर जाएंगे और आपस में क्या कर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये वायरस का कुछ स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द सेल की रेप्लिकेशन। इसकी रेप्लिकेशन अब ये जैसे है इसके अंदर आ चुका है जब इसके अंदर ये आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये जाके वायरस इसके साथ पहले अटैच हुआ सेल वॉल के साथ जाकर, टारगेट सेल वॉल के साथ जाकर थ्रू द रिसेप्टर के थ्रू अटैच हुआ। अटैचमेंट के बाद इसने क्या किया, सेल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कर दी, रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच हुआ और वहाँ पर जाकर एंडोसाइटोसिस कर दी। आफ्टर द एंडोसाइटोसिस ड्यू टू द लो पीएच, ठीक है, एंडोजोम के अंदर क्या है, लो पीएच है। लो पीएच में होने की वजह से एंडोजोम के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, लो पीएच ऑफ एंडोजोम की वजह से क्या होगा, जो वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन था वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, वो एंडोजोम के साथ, एंडोजोम की वॉल के साथ वो जो है अटैच हो जाएगा और वायरस का जो RNA वायरस है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। RNA है जो वायरस का वो रिलीज हो जाएगा। देखो जैसे कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये अंदर आया, उसके बाद क्या हुई, फ्यूजन हुई। फ्यूजन किसकी हुई, जो ये हमारा एंडोजोम है और ये वायरस है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन होगी तो अंदर का बीच का DNA रह गया, RNA रह गया। अब ये RNA जो है बाहर रिलीज हो गया। RNA रिलीज हुआ तो जाकर इसने रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जाकर बाइंड किया और हमारी क्या होगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। ट्रांसलेशन प्रोसेस हुई और रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस हुई, रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई, तो इसका ग्लाइकोप्रोटीन भी बन गया और इसकी क्या बन गए, RNA भी बन गए। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और RNA दोनों बन चुके हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में उसके बाद क्या होगी, असेंबली होएगी। ठीक है, वो जैसे ही किसके अंदर जाएगा, जो हमारा ल्यूमेन में जाएगा, किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही ल्यूमेन के अंदर एंटर करेगा तो ये हमारे वायरसेस हैं, इनकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से असेंबली होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी असेंबली होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा यहाँ पर जो है हमारा PRM, ठीक है, और हमारा E प्रोटीन भी जो है वो भी हमारा बन जाएगा। बट अभी क्या है, ये इमेच्योर प्रोटीन है। अभी ये जो है गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएगा और गोल्जी अपरेटस के अंदर जाने के बाद हमारा ये जो है हमारा वहाँ पर गोल्जी अपरेटस में क्या होएगा, लो पीएच होने की वजह से जो PRM है, मतलब प्री एम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में कन्वर्ट हो जाएगा। और M में कन्वर्ट होकर हमने क्या पढ़ा था कि वो इन्फेक्टियस स्टेज होती है, इन्फेक्शन वाली स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा इन्फेक्शन कोज कर देगा इन द ऑर्गेनिज्म में।
सेल से बाहर निकलेगा बाय द एक्सोसाइटोसिस और हमारी इन्फेक्शन कोज कर देगा। अब इन्फेक्शन कोज हुई तो क्या क्या हमारे सिम्टम्स आए, सबसे पहले हमारा मलेशिया, हेडेक, फीवर, ठीक है, जो कि हमने एक्यूट में, जो कि हमने प्रोड्रोमल स्टेज में पढ़े थे, जो कि हमारी जो थी सीवियर केसेस नहीं हो रहे थे अभी, ठीक है। तो अब हमारे इंसोमनिया, जिसमें हमारे फियर ऑफ वेट गेन होती है, ठीक, एनोक्सिया सॉरी, एंड उसके बाद हेडेक था, फीवर था, ठीक है, ये सब कुछ क्या थे, हमारे माइल्ड सिम्टम्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारे जब सीवियर कंडीशन के अंदर हमारे क्या सिम्टम थे, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमारे सीएनएस कम्प्लीटली इंजर्ड हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, एपिलेप्सिया हो रहा था, कोमा हो रहा था, एपिलेप्सिया मतलब सीजर्स हो रहे थे, ठीक है। स्टिफ नेक हो गई थी, स्टिफ नेक के बाद जो हाई फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, और हाई फीवर होने के साथ साथ क्या हुआ था, देखो यहाँ पे, ठीक है, मेंटल इम्पेयरमेंट हो गई थी, एपिलेप्सिया हो गया था, सेल इंजरी, ये पढ़ लिया सारा। हाँ, ये हमारे क्या हुई थी, मस्कुलर रिटार्डिटी हुई थी, मेनिंजिज्म हो गया था, ये हमने पढ़ लिया, स्टिफ नेक पढ़ लिया हमने, हो गया था, ठीक है। उसके बाद स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ था, स्पीच इम्पेयरमेंट के साथ साथ फोटोफोबिया और हाइपर एक्साइटेबिलिटी हुई थी, ठीक है। तो ये किस में हुए थे, हमारे सीवियर जब कंडीशन हो जाती है तो उसमें ये सब कुछ होता है। उसके बाद अब ये सब कुछ हमारी डिसीज़ हो गई, अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज करने के लिए हमारे पास इसके अंदर या तो हम ब्लड लेंगे, या प्लाज्मा लेंगे, सीरम या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर IgM हम एंटीबॉडी एलिसा टेस्ट कर देंगे, एलिसा टेस्ट कर लेंगे हम, या फिर हम RT-PCR टेस्ट कर लेंगे, RT-PCR टेस्ट कर लेंगे, IgM एंटीबॉडी एलिसा टेस्ट कर लेंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन एस्से टेस्ट कर लेंगे, या इम्यूनोफ्लोरोसेंट डिटेक्शन ऑफ जापानीज एन्सेफेलिटिस एंटीजन टेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद प्रिवेंशन इसके करने के लिए हमारे पास 4 वैक्सीन्स होती हैं, लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और कौन सी होती है, इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन डराइव्ड वैक्सीन, और इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डराइव्ड वैक्सीन, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ प्रिवेंशन मेजर होते हैं ऑफ जापानीज एन्सेफेलिटिस वायरस के, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।